चलो हम लोग क्या है कि अब अर्थिंग चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो मुझको याद रही कि मैंने चैप्टर तुमको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया भी होगा तो अच्छी बात है। वैसे ये जो थ्योरी है ये प्रांजल सर वाली है। ठीक है, मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी बोली थ्योरी लिखी है। बाकी 2-3 जगह कोई मिक्सअप है तो एक तरह से प्रांजल सर का ही समझो। ठीक है, तो क्या है कि ये थ्योरी मुझे नहीं याद है कि मैंने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है। तब भी देख लो, वैसे तुम्हारे पास कॉपी में लिखी होगी ये थ्योरी, और ना लिखी हो तो लिख लेना। तो जहाँ तक हमें अंदाजा है कि थ्योरी तुम्हारे पास लिखी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का नाम अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्कन। क्या होता है? भू संपर्कन। ठीक है, तो अर्थिंग क्या क्या है कि बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, एक वर्ड होता है भूक्षरण। क्या होता है? भूक्षरण, या फिर क्या बोलते हैं इसको कि लीकेज करंट, लीकेज धारा, या फिर बोलते हैं क्षरण धारा। ठीक है, तो क्षरण धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड जहाँ भी आ जाए, तीनों वर्ड कहीं भी तुमको दिख जाए तो उसका मतलब ये समझ लेना एक तरह से अर्थिंग से कनेक्शन है उसका। कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अर्थिंग की तरफ तुमको ले जा रहा है। ठीक है, अर्थिंग की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो क्षरण धारा जो है वो तुम्हारा अर्थिंग की तरफ तुमको इंडिकेट कर रहा है कि अर्थिंग का चैप्टर हो सकता है अर्थिंग चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जैसे कि ये क्वेश्चन भी आया था तो मैंने बताया था वहाँ क्षरण धारा लिखा था, ट्रांसफार्मर में ही आया था शायद। ठीक है, तो क्षरण धारा के लिए किसका यूज करते हैं? क्षरण धारा को, क्षरण धारा से बचने के लिए, तो क्षरण धारा से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं मशीनों की। ठीक है, तो जैसे तुमने देखा होगा घरों वगैरह में भी क्या होता है, अर्थिंग वगैरह की जाती है। जैसे बड़े बड़े, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कूलर होता है, कूलर में कभी कभी क्या होता है करंट मारने लगता है, करंट मारने लगता है, करंट उतर आता है उस पर। तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको, उस कूलर को क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, उस कूलर को क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, जो क्षण धारा होती है, जो लीकेज करंट होता है, वो क्या होता है उस अर्थिंग वायर के माध्यम से कहाँ, ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, और जो अर्थ का वोल्टेज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो किसकी सुरक्षा हुई? कूलर में जो अर्थिंग लगाई, मनुष्य की सुरक्षा हुई, साथ साथ मशीन की भी सुरक्षा हुई। मनुष्य की कैसे सुरक्षा होगी? करंट नहीं मारेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो, अर्थिंग यानी कि भू संपर्कन कह रहा है कि वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों तथा मनुष्य की सुरक्षा के लिए अर्थिंग करना आवश्यक होता है। मतलब वैद्युतिक मशीन जो उसकी रक्षा, और उपकरण मतलब कि वह इक्विपमेंट। तो वैद्युतिक मशीन तथा उपकरणों तथा मनुष्य की सुरक्षा के लिए अर्थिंग करना आवश्यक होता है ताकि करंट ना मारे। और वैद्युतिक मशीन का मतलब होता है कि लीकेज करंट बहेगा तो क्या होता है, क्षरण धारा, एक एक्स्ट्रा धारा बहेगी, तो ऐसा ना हो कि कहीं फेज करंट से मिलकर क्या हो जाए, स्पार्किंग चालू हो जाए, जिससे कि हमारी मशीन भी बेकार हो सकती है, आग वगैरह भी लग सकती है मशीन में। ठीक है, तो और जितने भी हमारे थ्री फेज उपकरण होते हैं, जितने भी हमारे थ्री फेज उपकरण होते हैं, जैसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जितने भी थ्री फेज उपकरण है तो उसमें तो अर्थिंग करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जनरली जितने भी थ्री फेज उपकरण होते हैं उसमें हम लोग अर्थिंग करते ही हैं, कंपलसरी है। ठीक है, तो जितने भी थ्री फेज उपकरण होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, अब अर्थिंग करने का क्या सिस्टम होना चाहिए कि अर्थिंग का जो वायर है हमारा कैसा होना चाहिए, लो रजिस्टेंस पाथ का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो अर्थिंग में हम लोग वायर यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोग अर्थिंग में वायर यूज करते हैं उसका जो रजिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। मतलब कम से कम रजिस्टेंस वाला तार यूज करना चाहिए। ठीक है, जब रजिस्टेंस कम से कम होगा तो हमारा अधिक से अधिक क्या, उस वायर के माध्यम से क्या होगा, अधिक से अधिक लीकेज करंट जो है वो अर्थिंग वायर के माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ट्रांसफार्मर है ये, मतलब कोई थ्री फेज उपकरण है, तुमने इसको अर्थिंग कर दी, मान लो तार मोटा है और रेजिस्टेंस का मान भी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या लीकेज करंट अर्थिंग में पहुंच पाएगा? लीकेज करंट क्या होगा, इस तार में ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो धारा में रुकावट पैदा करेगा। तो ये जो लीकेज करंट बह रहा था वो ज़मीन में नहीं जा पाएगा, अर्थिंग नहीं हो पाएगा। अर्थिंग का ये सिंबल होता है। ठीक है, बड़ी रंडी उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी होती चली जाती है, तो ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो वही चीज़ है, मतलब जो हम लोग रेजिस्टेंस, मतलब कि जो अर्थिंग का तार होता है उसका जो प्रतिरोध होता है हमको कैसा रखना पड़ेगा, निम्न रखना पड़ेगा, बहुत ही कम से कम प्रतिरोध रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो करंट है, लीकेज करंट जो बह रही है वो उस वायर के माध्यम से, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस तार में बह सकेगी।
तो वही निम्न रेजिस्टेंस का वायर यूज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षरण धारा जो है उस तार के माध्यम से कहाँ चली जाएगी, अर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो वही लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, तो जिससे कि अधिक से अधिक लीकेज करंट अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में जा सके। देखो एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझाया है यहाँ पे। ये देखो एक फिगर बन रखा है, दो रेजिस्टेंस, एक 2 ओम का है, एक 5 ओम का, दोनों पैरेलल में लगे हैं, समांतर में लगे हैं और 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है निकालने का कि जैसे तुमको 2 ओम का निकालना है कि 2 ओम में धारा कितनी जा रही है, तो क्या फॉर्मूला है कि कुल करंट, ठीक है, ये कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कुल करंट इनटू दूसरे पाथ का रेजिस्टेंस अपॉन में कुल रेजिस्टेंस। क्या मतलब है, जैसे कि हमको बताना है 2 ओम पे रेजिस्टेंस बताना है कि 2 ओम में कितनी धारा बह रही है, तो कुल करंट कितना है 10 एम्पियर, कुल करंट 10 एम्पियर इनटू दूसरे पाथ का रेजिस्टेंस, यानी कि 2 ओम का निकालना है तो हम रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे 5 ओम का, इंटू 5 और बटे में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 + 2 यानी कि 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7.14 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी 2 ओम में था, 2 ओम में हमारी कितनी धारा जा रही थी 7.14 एम्पियर की। इसी प्रकार से हम लोग 5 ओम वाले में निकाल लेंगे तो कुल करंट 10 इंटू दूसरे पाथ का रेजिस्टेंस, 5 ओम का निकालें तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे 2 ओम का, इंटू 2 और बटे में क्या हो जाएगा कुल करंट, यानी कि कुल रेजिस्टेंस यानी कि 5 + 2 यानी कि 7। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 2.86 एम्पियर आ जाएगा। तो देखो अर्थिंग का वायर कैसा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। देखो लो रेजिस्टेंस का है तो करंट देखो ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, 7.14 एम्पियर जा रही है, और जो रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो गया 5 ओम हो गया तो देखो करंट तुम्हारी जा रही 2.86। ठीक है, तो ये बात तो जान गए ना कि रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर धारा हमारी कम जाएगी, और जहाँ रेजिस्टेंस का मान कम होगा वहाँ पे ज़्यादा धारा जाएगी। एग्जाम्पल से ही क्लियर है। ठीक है, चलो जैसे कि मान लो ये है वही फिगर मान लो बनाया हुआ है, 10 एम्पियर की धारा है, एक हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, हमने इसको एक तार से क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, एक तार से क्या कर दिया हमने शॉर्ट कर दिया। जब शॉर्ट कर दो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, और जो करंट होता है, ठीक है, जो हमारा करंट है वो कैसा हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो अनंत हो जाता है करंट, यानी कि पूरी धारा है, पूरी मतलब 10 एम्पियर की धारा है तो पूरी 10 एम्पियर की धारा जाएगी इस वायर के माध्यम से जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ठीक है, तो मतलब जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो अब रेजिस्टेंस जो है 10 एम्पियर की पूरी धारा जाएगी। ठीक है, देखो जो करंट के चलने का रास्ता होता है, जो करंट का चलने का रास्ता होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है, हाई से निम्न की ओर होता है। कहाँ होता है, हाई से निम्न की ओर होता है। हाई से निम्न की ओर मतलब एक, अब देखो एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो ये वायर है, ये तुम्हारा वायर है, तुम जान दो करंट कब बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तब हमारा जो करंट है बहना स्टार्ट होगा। लेकिन इस करंट को ये अपने मन से नहीं चलते हैं, अपने मन से मतलब ऐसे देखो, जैसे तुम तार लेके आए तो तार में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जब तक उसको तुम बोर्ड में नहीं लगाओगे तो क्या उसमें करंट बहती नहीं बहती है, लेकिन बोर्ड में भी लगाओगे तब उसमें हमको क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। ये वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि वोल्टेज जो है एक तरह से धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किससे चलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने मन से नहीं चलते हैं, ये वोल्टेज के लिए चलते हैं, वोल्टेज इनको धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, जो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तभी इलेक्ट्रॉन हमारे मूवमेंट करते हैं। तो वही चीज़ दे रहा है कि अब हमारा जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी, एक बैटरी है यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यहाँ पे एक है बैटरी वो 5 वोल्ट की है। अब बताओ करंट कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, तो जो करंट है वो तुम्हारी 10 एम्पियर से 5 एम्पियर की ओर जाएगी। ठीक है, तो करंट हमारी 10 एम्पियर से 5 एम्पियर की जाएगी, 5 एम्पियर की ओर जाएगी, 10 एम्पियर से चलेगी 5 एम्पियर की ओर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, यानी कि उच्च से निम्न की ओर, हाई से लो की ओर चलता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्वेश्चन बता नहीं पाओगे। जैसे ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, अब बताओ करंट कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ठीक है, एक वायर में जोड़ दिया, बताओ करंट कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, इसमें करंट बहेगी ही नहीं। ठीक है, इसमें करंट हमारी बहेगी नहीं, करंट नहीं बहेगी। ठीक है, करंट क्यों नहीं बहेगी,
क्योंकि इनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस ही नहीं है। जब तक कि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि इनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, 10 माइनस का 10 जीरो। जब तक वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा हमारा करंट नहीं बहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, इसलिए करंट बहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है। अर्थ का जो हमारा वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो अर्थ का वोल्टेज कितना होता है हमारा, शून्य होता है। ठीक है, अर्थ का जो वोल्टेज होता है हमारा कितना होता है, शून्य होता है। कि अर्थ का वोल्टेज कितना होता है हमारा, शून्य होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो लाइव वायर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। लाइव वायर वही होता है जो हम बोलते नहीं, हम लोग के घरों में दो तारें आती हैं, एक फेज की और एक न्यूट्रल की। ठीक है, तो रेड वाली जो होती है फेज की होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है जिस वायर में आवेश होते हैं, तो फेज में क्या होते हैं, फेज में हमारे आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि होते हैं इलेक्ट्रॉन की तो आवेश बोलते हैं। तो जिस वायर में आवेश होते हैं उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। क्योंकि हम लोग के घरों में दो तार होती है, एक होती है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल। यानी कि एक को बोलते हैं फेज और एक को बोलते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल में क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसमें तो कोई आवेश होंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा फेज में ही आवेश होंगे, तो फेज को ही हम लोग बोलते हैं लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस वायर में आवेश होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं। अब देखो अर्धचालक क्या होता है, मतलब कह रहा है कि अर्थ की तार क्या होती है। तो अर्धचालक क्या होगा, जिस चालक से अर्थ धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, जिस चालक से हमारी अर्थ धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो जिस चालक से अर्थ धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक बोला जाता है। इसके बाद देखो मतलब कि भाई अर्धचालक क्या होगा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अर्थिंग के लिए निम्न रेजिस्टेंस का तार प्रयोग करना चाहिए। तो वही तार जो है हमारी क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। मतलब जो अर्थिंग की धारा को ले जा रहा है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, अर्धचालक। ठीक है, अब देखो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड। जिस हिसाब से बैटरी में पढ़ते थे, एक दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, एक डंडी टाइप की होती है, मतलब ऐसे। तो ये डंडी क्या होती है, ज़मीन में गाड़ दी जाती है उसकी, और उसके ऊपर से वायर निकाल लेते हैं। तो ये वायर जो होता है इसी इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। जो निम्न रेजिस्टेंस का अर्थिंग का वायर होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो इलेक्ट्रोड से ही जुड़ा होता है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड को धरती में गाड़ा जाता है। ठीक है, वही मतलब कि एक तरह से समझ लो कि लोहे का क्या होता है, पाइप टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ज़मीन में गाड़ दिया गया है। और जो निम्न रेजिस्टेंस वाला पाथ चालक होता है वो इसी इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। तो इसी तार के माध्यम से जो जितनी भी लीकेज करंट होती है वो कहाँ हो जाती है, हमारी अर्थिंग हो जाती है, जो हमारी लीकेज करंट होती है। ठीक है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड को धरती में गाड़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसके बाद देखो भू संपर्कित वस्तु क्या होती है, यानी अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, भू संपर्कित वस्तु यानी कि अर्थड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस उपकरण को अर्थ किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 3 फेज मोटर हो गया, हमने बोला ना कि 3 फेज मोटरों को अर्थिंग करना चाहिए, तो ये सब मोटर यानी वही चीज़ कह रहा है कि अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस उपकरण को अर्थ किया जाता है उसको बोलते हैं भू संपर्कित वस्तु। यानी कि जिस वस्तु को अर्थिंग की जाती है उसको बोलते हैं भू संपर्कित वस्तु, जिस उपकरण को अर्थ किया जाता है। अब देखो अर्थिंग की कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, अर्थिंग करने की कुछ विधियाँ हैं। तो देखो अर्थिंग करने की कितनी विधियाँ हैं, 4 विधियाँ हैं। ठीक है, तो अर्थिंग जो है ये 4 प्रकार की अर्थिंग की जाती है। पहली होती है हमारी प्लेट भू संयोजन। ठीक है, यानी कि प्लेट अर्थिंग कनेक्शन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लेट अर्थिंग कनेक्शन। दूसरा होता है पाइप भू संयोजन, यानी कि पाइप अर्थिंग कनेक्शन। तीसरा होता है वाटर टेप भू संयोजन, और चौथा होता है रॉड भू संयोजन। ठीक है, तो अर्थिंग कितने प्रकार की जाती है, अर्थिंग ये 4 प्रकार की मेनली की जाती है। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है प्लेट भू संयोजन। सबसे पहला हमारा क्या है, प्लेट भू संयोजन। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग यानी कि प्लेट भू संयोजन का जो प्रयोग है वो कहाँ करते हैं, नमी वाले स्थानों में करते हैं। जहाँ पर हमारी ज़मीन गीली होती है, हल्की हल्की नमी जहाँ पे होती है, तो नमी वाले स्थानों में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा अर्थिंग करते हैं, तो नमी वाले स्थानों में जो है हम लोग प्लेट भू संयोजन वाली अर्थिंग करते हैं। ठीक है, नमी वाले स्थानों में कौन सी अर्थिंग करते हैं, नमी वाले स्थानों में हम लोग प्लेट भू संयोजन की अर्थिंग करते हैं।
इस अर्थिंग का जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है, मेनली जो प्लेट भू संयोजन है उसका उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, ऐसे पूछ लेगा। बताओ अच्छा प्लेट भू संयोजन में जो प्लेट के यूज करते हैं उसका साइज बताओ कितना होता है। ठीक है, प्लेट भू संयोजन यानी कि प्लेट अर्थिंग कनेक्शन में जो प्लेट यूज होती है उसका साइज क्या होता है, तो 60x60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए वैसे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना है, 60x60 क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई तो एरिया, तो 60x60 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का साइज का होना चाहिए। नहीं तो क्या लिख सकते हो, 60 सेंटीमीटर और इंटू 60 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेनली बन ही जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है मेनली कि प्लेट भू संयोजन की जो अर्थिंग करते हैं उसमें प्लेट का साइज क्या रखते हैं हम लोग, 60x60 करते हैं। अब जैसे नोट करने वाला क्या पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। कभी कभी तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा 60x60 और कभी कभी मिलेगा 90x90। अब क्वेश्चन में किस हिसाब से क्या पूछा है वो सवाल की कंडीशन होगी। ठीक है, सवाल जब आएगा तो हमको डिस्कस कर लेंगे किस तरह से। तो कह रहा है यदि विद्युत धारा वहन क्षमता अधिक हो, वही कह रहा है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो है लीकेज करंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लेट के साइज को बढ़ा सकते हैं। तब हम प्लेट की साइज को 90x90 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, यानी 90 सेंटीमीटर लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की प्लेट का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि विद्युत धारा वहन क्षमता अधिक हो तो प्लेट का साइज बढ़ाया जा सकता है, 90x90 सेंटीमीटर का कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेट के व्यास की। किसकी बात करते हैं हम लोग, प्लेट के व्यास की बात करते हैं। यदि जीआई की प्लेट है, यदि तुम्हारी जीआई की प्लेट है तो जो व्यास है वो हमारा कितना होना चाहिए, 6.30 mm का होना चाहिए। ठीक है, यदि प्लेट हमारी जीआई की प्लेट है, ठीक है, यदि प्लेट का जो व्यास है, यदि प्लेट हमारी जीआई की प्लेट है तो जो व्यास है वो हमारा कितना होना चाहिए, 6.30 mm होना चाहिए। ठीक है, यदि कॉपर की प्लेट है तो जो व्यास है वो हमारा कितना होना चाहिए, 3.15 mm का होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लो यही सब क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूछेगा कि जो प्लेट भू संयोजन होता है, ठीक है, जो प्लेट भू संयोजन होता है तो प्लेट भू संयोजन में प्लेट का व्यास कितना होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि जीआई की प्लेट है, ठीक है, प्लेट भू संयोजन में जीआई की प्लेट का व्यास कितना होता है, तो जीआई की प्लेट है तो व्यास होगा 6.30 mm, और यदि कॉपर की प्लेट है तो व्यास होगा 3.15 mm होता है। ठीक है, चलो अब ये लोग जो प्लेट भू संयोजन उसको करते कैसे, अब जो बुक खोल लेना, बुक में फिगर देख लेना इसका। तो प्लेट भू संयोजन कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से करेंगे, स्थापना विधि। तो प्लेट जो होती है जो हम लोग यूज करते हैं 90x90 सेंटीमीटर या फिर 60x60 सेंटीमीटर, तो ये जो प्लेट होती है इसी प्लेट को क्या करते हैं, प्लेट अर्थिंग में प्लेट को जो है उस प्लेट को क्या करते हैं, 1.5 से 3 मीटर गड्ढा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ज़मीन खोदते हैं, 1.5 से 1.5 मीटर या फिर 3 मीटर का गड्ढा करेंगे और उस प्लेट को क्या करेंगे, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देंगे। जैसे कि मान लो प्लेट तुम्हारी ऐसे है, ठीक है, प्लेट ऐसे है तो उसको कैसा खड़ा कर देंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देंगे, लंबवत खड़ा कर देंगे प्लेट को, इस तरह से खड़ा कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट को 1.5 से 3 मीटर गहरा गड्ढा में ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना चाहिए, मतलब ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल स्थिति में रखना चाहिए, तथा उसे चारों तरफ लेयर दर लेयर क्या होता है, नमक व चारकोल भर देते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो हम लोग प्लेट लगाते हैं इसके चारों गड्ढा है, ये गड्ढे के अंदर मान लो है, ये किस में करते हैं, गड्ढे के अंदर करते हैं इसको, गड्ढे ये पार्ट गड्ढे के अंदर रहता है। अब इस गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं, लेयर दर लेयर, ठीक है, कैसे, लेयर दर लेयर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, लेयर दर लेयर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें नमक व चारकोल का मिक्सचर डाल लेते हैं। ठीक है, तो लेयर दर लेयर मतलब एक लेयर इसके बाद दूसरी लेयर, तो इसके बीच में हमने नमक चारकोल का मिक्सचर डाल दिया। ठीक है, तो वही करते हैं कि नमक और ऊर्ध्वाधर प्लेट्स को ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं और उसमें क्या होता है, लेयर दर लेयर नमक और चारकोल का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थिंग की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसका यूज करते हैं, नमक और चारकोल के मिक्सर का यूज करते हैं, नमक व चारकोल के मिक्सर का यूज करते हैं। ठीक है, मिक्सचर का। अब देखो प्लेट में अर्थिंग वायर को बांधने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें एक छेद कर देते हैं। ठीक है,
प्लेट में अर्थिंग वायर को बांधने के लिए उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं। यदि जीआई की प्लेट है तो हम वायर बांधने के लिए जीआई नट बोल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यदि प्लेट हमारी कैसी है, यदि प्लेट हमारी जीआई की है तो उसमें वायर को बांधने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीआई के नट बोल्ट का यूज करेंगे। यदि प्लेट हमारी कॉपर की है, यदि प्लेट हमारी कॉपर की है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर के नट बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि हमारी प्लेट जो है कॉपर की है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर के नट बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मतलब देखो इस तरह से होता है। ये प्लेट होती है, ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया है तो वह देखो प्लेट में छेद होता है। इस प्लेट से हम लोग क्या, छेद से ही क्या कर देते हैं, वायर बांध देते हैं। और ये अर्थिंग की वायर हमने बांध दिया, उसको मीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम पाइप अर्थिंग की। किसकी बात करते हैं हम लोग, अब पाइप अर्थिंग की बात करते हैं। तो देखो पाइप अर्थिंग में जो पाइप यूज होती है वो कैसी पाइप होती है, जीआई पाइप लेते हैं। वो भी जीआई पाइप कितना लंबा मीटर होना चाहिए, 2.5 से 4 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग में जो पाइप यूज करते हैं, जीआई पाइप जो यूज करते हैं वो कितना मीटर होता है, 2.5 से 4 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो पाइप की लंबाई कितनी होती है, 2.5 से 4 मीटर पाइप की लंबाई होती है। और पाइप का व्यास कितना होता है, तो पाइप का व्यास जो होता है वो 38 mm होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पाइप अर्थिंग में पाइप का व्यास कितना होता है, पाइप अर्थिंग में पाइप का व्यास 38 mm होता है। यही सब चीज़ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब ये भी मतलब ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पाइप अर्थिंग में पाइप का व्यास बताओ, पाइप अर्थिंग में छेद का व्यास बताओ, 12 mm होता है। तो कोई चीज़ हम थोड़ा डिटेल में बता दें तुमको कि पाइप का व्यास और पाइप में छेद का व्यास ये क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है तुमको। जैसे कि मान लो ये पाइप है तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी पाइप है। तो ये जो पाइप का ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है पाइप का व्यास होता है। ये क्या होता है, पाइप का व्यास होता है। और इसी पाइप में हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे से छेद कर देते हैं। तो ये जो छेद है, इस छेद का जो व्यास होता है वो हमारा कितना होता है, 12 mm का होता है, ठीक है। तो ये जो छेद होते हैं, इस छेद का जो व्यास होता है वो हमारा कितना होता है, 12 mm का होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पाइप अर्थिंग में जो पाइप का व्यास होता है वो हमारा 38 mm होता है। और पाइप अर्थिंग में पाइप में छेद का जो व्यास होता है वो हमारा कितना होता है, 12 mm होता है, ठीक है। अब देखो अर्थिंग तार अगर हमें यूज करनी है, जो हम बोल रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस वाला तार यूज करना चाहिए अर्थिंग के लिए, तो वही अर्थिंग तार के बारे में बोल रहा है कि जो अर्थिंग तार है, अगर जीआई की वायर लोगे तो हमको 8 SWG का वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि तुम जीआई वायर लेते हो तो हमको 8 SWG वायर का यूज करना पड़ेगा। अगर कॉपर का लेते हो, ठीक है, अगर तुम कॉपर के लिए यूज करते हो तो कॉपर के लिए 14 SWG का वायर होना चाहिए, ठीक है। जीआई वायर के लिए क्या होता है, जीआई वायर के लिए तुम्हारा 8 SWG का वायर होना चाहिए। और कॉपर के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, 14 SWG का वायर होना चाहिए। कॉपर के लिए कितना होना चाहिए, 14 SWG का वायर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़। तो वही चीज़ देखो है, ये पाइप अर्थिंग, तो देखो इसमें पाइप पड़ा है, ठीक है, वही अर्थिंग को फिगर के माध्यम से दिखाया है। ये देखो प्लेट अर्थिंग थी तो देखो हमने प्लेट बना दी थी, ठीक है। ये हमारी पाइप अर्थिंग है तो हमने इसमें क्या बनाया है, पाइप बनाया है, ठीक है। तो ये देखो पाइप बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा नमक और चारकोल का मिश्रण, ये हमारा क्या है, तार है। इसी तार के माध्यम से क्या होता है, अर्थिंग की तार है, ठीक है। कभी कभी देखो क्या ऑप्शन में से पूछेगा, अर्थिंग तार का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में तुमको देगा, कभी कहीं लिखा होगा 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो जो सबसे कम मान का ओम का मान होगा ना वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं 1 ओम लिखा है तो 1 ओम आंसर मारोगे, तो जितना कम से कम प्रतिरोध लिखा होगा उस क्वेश्चन में वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो इसमें ढक्कन लगाते हैं, पाइप अर्थिंग में क्या होता है, बाहर से क्या करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो कास्ट आयरन का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन का साइज़ क्या होता है, तो ढक्कन की जो साइज़ होता है वो 30 × 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो पूछ लेता है कास्ट आयरन के ढक्कन का साइज़ कितना होता है, 30 × 30 सेंटीमीटर का होता है। इसको किस अर्थिंग में यूज करते हैं, पाइप अर्थिंग में इसका यूज किया जाता है। देखो फनल क्या होता है, फनल वो होता है, किप होती है। जैसे कि तुमने देखा होगा पुराने में जब हम लोग दिया वगैरह बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि क्या बोलते थे उसको, कुप्पी टाइप की बोलते थे ना, इस प्रकार से होता था।
गोला गोला ऐसे करके होता था, हम लोग इसी में क्या तेल डालते थे तो यहाँ से छोटे एक छेद से गिरता था। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसी को बोला गया है फ़नल। ठीक है, तो फ़नल का काम क्या होता है, ये जो जैसे हमारी अर्थिंग है, तो जब इसको हम लोग ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन का ढक्कन लगा देते हैं, तो ढक्कन तो खोल खोल के हर बार डालेंगे नहीं नमक और चारकोल। तो इसी में क्या होता है कि हम लोग ऐसे करके फ़नल डाल देते हैं, इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं, इसको खोल के क्या करते हैं, नमक चारकोल का मिश्रण इसी के माध्यम से डाला जाता है फ़नल के माध्यम से, तो वही है फ़नल। ठीक है, तो फ़नल का कार्य क्या होता है, फ़नल के माध्यम से, यानी फ़नल का कार्य होता है अर्थिंग में पानी डालने के लिए सहायता प्रदान करता है, और ये ज़मीन से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन से ऊपर ही होगा तभी तुम लोग अर्थिंग डाल पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ तक हमारी कास्ट आयरन का ढक्कन लग गया, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक छेद, यहाँ पे छेद है, ऊपर क्या कर दिया हमने, एक फ़नल बना दिया, इसी से हम लोग क्या कर देंगे, नमक और चारकोल का मिक्सचर वगैरह डालेंगे। ठीक है, पानी वगैरह, तो ये हो गया फ़नल, और ये ज़मीन से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखो नमक चारकोल क्या होता है, नमक चारकोल का मिक्सचर किस तरह से बनाते हैं। तो अर्थिंग को नमक और चारकोल का काम क्या होता है कि अर्थिंग में नमी को बनाए रखना, क्योंकि अर्थिंग में क्या होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। अर्थिंग में नमी नहीं बनी रहेगी, ठीक है, जब नमी बनी रहेगी तो तार का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम से कम होगा। ठीक है, जैसे तुम ही हो, अभी सूखे अवस्था में हो, ठीक है, अभी तार को पकड़ोगे तो कम करंट मारेगा, लेकिन जब गीली अवस्था में पकड़ोगे तभी तो तार में, तब पकड़ोगे तब तुमको मिला के देगा बहुत अच्छे से तब। ठीक है, तो वही चीज़ें नमक और चारकोल क्यों डालते हैं, ताकि अर्थिंग में क्या बनी रहे, हमारी नमी बनी रहे, इसलिए हम लोग नमक और चारकोल का यूज करते हैं, ताकि अर्थिंग में नमी को बनाए रखने के लिए खड़ा नमक या दलेदार नमक, लकड़ी का कोयला या चारकोल यूज करते हैं, तो ये चीज़ें यूज की जाती है। तो नमक और चारकोल अर्थिंग में नमी को बनाए रखने के लिए खड़ा नमक यानी कि दलेदार नमक और लकड़ी का कोयला यानी कि चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो वाटर टैप अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, वाटर टैप अर्थिंग क्या होता है कि तीसरी विधि है वाटर टैप अर्थिंग। तो ये वाली जो अर्थिंग थी हम लोग जनरली हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि हम लोग के घरों में जब पावर जब पहले बहुत धीमा आता था, बल्ब बहुत धीमे चलता था, तो कहीं पीछे नाली में डाल देते थे, कोई सरिया टाइप की डालती थी, उससे एक तार निकालते थे, उसको हम लोग क्या कर देते थे, अपने घर से कनेक्ट कर देते थे, तो पावर बढ़ जाता था। ठीक है, तो वही अर्थिंग है, ये तुम्हारी वाटर टैप अर्थिंग है। कौन सी अर्थिंग है, वाटर टैप अर्थिंग है। तो अर्थ वायर को हैंड पंप पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अर्थ वायर को क्या किया जाता है कि अर्थ वायर को हैंड पंप पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वाटर टैप अर्थिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूछता भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बस यही दो इंपॉर्टेंट थी पहले वाली। ठीक है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखो चौथी रॉड अर्थिंग, नाम से के लिए रॉड है, उनके रॉड टाइप की इसमें गाड़ देंगे, और आगे का भाग नुकीला इसलिए रखते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में गड़ सके। तो रॉड अर्थिंग की यह एक प्रकार की सिंपल और सस्ती विधि है और जल्दी हो भी जाती है। रॉड है अपना क्या करना, ठोक ठाक के अंदर को छोड़ देना ज़मीन में। इसमें अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे या जस्ते का यूज करते हैं, मतलब ये जो रॉड होती है, ये रॉड या तो तांबे की होगी या फिर क्या होगी, जस्ते की होगी। तुम ही सोचो यार, कौन सी रॉड यूज करोगे, जो बढ़िया कंडक्टर हो वही तो यूज करोगे। ठीक है, ज़मीन में गाड़ोगे तभी, जब बढ़िया कंडक्टर वाला पाइप होगा तभी वही तो क्या करेगा, करंट को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में भेजेगा। तो वही चीज़ है कि अर्थ इलेक्ट्रोड जो है वो तांबे का होना चाहिए या फिर किसका होना चाहिए, जस्ते का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे या जस्ते की रॉड लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे का नुकीला भाग होता है, नुकीला इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा नीचे जा सके ज़मीन में। अब देखो अर्थिंग के लाभ क्या क्या हैं, जो हमारे अर्थिंग है उसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है, इससे दुर्घटना की समस्या कम हो जाती है। ठीक है, जब अर्थिंग कर दोगे तो करंट वगैरह जब नहीं आएगा मशीनों में, उसकी बॉडी वगैरह में, तो इससे क्या होगा, इससे दुर्घटना की समस्या कम होती है। और दूसरा क्या होता है, इससे जीवन क्या हो रहता है, सुरक्षित रहता है। जीवन भी क्या रहता है, जीवन सुरक्षित रहता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, उपकरण भी क्या रहते हैं, हमारे सुरक्षित रहते हैं। इससे हमारे जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, वो भी हमारे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब देखो अर्थिंग की हानियाँ क्या क्या है। अर्थिंग क्या है कि यह एक प्रकार के क्या होता है, एक कॉस्टली होती है। अर्थिंग क्या है, यह एक कॉस्टली होती है, कॉस्टली विधि है मतलब अर्थिंग। और अर्थिंग के वायर का रेजिस्टेंस को केयर कर रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अर्थिंग के वायर के रेजिस्टेंस को केयर करके रखना चाहिए ताकि कंडक्टर ना टूटे। ठीक है, यानी जो अर्थिंग हम लोग वायर यूज करेंगे
ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि अर्थिंग के वायर के रेजिस्टेंस को केयर करके रखनी चाहिए ताकि कंडक्टर न टूटे, ये कंडक्टर जो है हमारा टूटे ना। ठीक है, तो केयर करके रखना पड़ता है। तो ये इसकी क्योंकि लो रेजिस्टेंस वाला तार यूज करेंगे तो कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम लोग उसकी केयर करके हर बार चेक करते रहना चाहिए कि अर्थिंग का वायर सही है कि ख़राब हो गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ नियम कानून बनाए गए हैं अर्थिंग के, उस हिसाब से किस हिसाब से कौन सा नियम में क्या चीज़ बताएगी कि अर्थिंग कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। देख लेते हैं उस पॉइंट को। देखो IS 3034 नियम में क्या कहा गया है। IS 3034 वाले नियम में कहा गया है कि ये नियम जो है 1987 में आया था। ठीक है, IS 3034 जो है इसके अंतर्गत जो बात कही गई थी वो बात कही गई थी 1987 में। ठीक है, तो 1987 में ये बताया गया है कि अर्थिंग कैसे करनी है। ठीक है, 1987 में ये बताया गया है कि अर्थिंग कैसी करनी है। और IS 3034 में क्या बताया गया है, तो IS 3034 मतलब दोनों सेम है। ठीक है, 1987 में क्या बताया गया, 1987 में बताया कि अर्थिंग कैसे करनी है। उसके बाद इसी IS 3034 में 1996 में एक बात कही गई। 1996 में क्या कहा गया, 1996 में ये बताया गया है कि अर्थिंग करने के लिए हमें कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अर्थिंग करने के लिए हमें कहाँ पर कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा पदार्थ कहाँ पे यूज करना है, वो हमको बताया गया 1996 में IS 3034 नियम के तहत। और 1987 में IS 3034 के नियम के तहत ये बताया गया कि अर्थिंग हमको कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये मतलब कि जो हमारा 1996 में नियम आया था उसमें बताया गया कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, जो हम लोग अर्थिंग में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और यही दो इलेक्ट्रोड का साइज हमारा किसके लिए है, कॉपर वायरिंग के, मतलब कि प्लेट वायरिंग के लिए भी यही पॉइंट है। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग में भी पूछ लेता है तो प्लेट अर्थिंग के लिए भी हम लोग यही आंसर देंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आयतन निकाला गया है। ठीक है, तो अगर पूछेगा प्लेट अर्थिंग में GI पाइप का जो साइज होता है वो क्या होता है, तो 60 × 60 और इंटू 6.3 उन्हें मोटाई के साथ लेकर के ये होता है। ठीक है, तो कभी कभी बोलेगा प्लेट अर्थिंग की कॉपर पाइप का व्यास कितना होता है, तो 60 × 60 इंटू 3.18 mm ये मोटाई भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है इलेक्ट्रोड है, अगर GI की पाइप है तो हमारा जो साइज होगा GI पाइप का साइज जो होगा लंबाई 60 होनी चाहिए, चौड़ाई भी 60 होनी चाहिए, और जो मोटाई है, जो हमारी मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, 6.3 mm होनी चाहिए। अगर कॉपर की पाइप है, तब हमारा कितना होगा, 60 × 60 इंटू 3.18 mm होता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो कह रहा है कि जो अर्थिंग है वो अगर जैसे भवन में अर्थिंग कहीं कर रहा हो, जैसे कि मान लो ये भवन है, तो भवन से कितनी दूरी पर अर्थिंग करनी चाहिए, तो भवन से जो है वो 1.5 मीटर की दूरी पर जो है हमको क्या करनी चाहिए, अर्थिंग को करना चाहिए। ठीक है, तो भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर जो है हमको अर्थिंग करनी चाहिए। तो वही लाइन लिखी है यहाँ पे कि भू संयोजन की भवन से दूरी, भू संयोजन की भवन से दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अर्थिंग के लिए जो हम लोग तार का जो प्रतिरोध यूज कर रहे हैं, अर्थिंग के लिए जो हम लोग प्रतिरोध यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, जो अर्थिंग के लिए हम लोग वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अर्थिंग के लिए जो हम लोग वायर यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अगर घरेलू वायरिंग के लिए प्रतिरोध यूज कर रहे हो, अगर घरेलू वायरिंग की अर्थिंग कर रहे हो तो उस अर्थिंग वायर का जो प्रतिरोध है हमारा कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। अगर पावर स्टेशन पर तुम अर्थिंग कर रहे हो, अगर तुम पावर स्टेशन पर अर्थिंग कर रहे हो तब उसके रेजिस्टेंस का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 0.5 से 1 ओम तक होना चाहिए। तब उसके रेजिस्टेंस का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 0.5 से 1 ओम होना चाहिए। ठीक है, और जैसे और अन्य कहीं कर रहे हो तब तुम्हारा प्रतिरोध का जो मान है, उस अर्थिंग वाली तार का प्रतिरोध का जो मान है वो 2.5 से 5 ओम तक की होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट थे, इनको याद रखना। घरेलू वायरिंग अगर कर रहे हो तो घरेलू वायरिंग के
अर्थिंग तार का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम। अगर पावर स्टेशन पर अगर तुम अर्थिंग कर रहे हो तो उसके अर्थिंग के वायर का प्रतिरोध 0.5 से 1 ओम के बीच में होना चाहिए, और अन्य कहीं कर रहे हो तो 2.5 से 5 ओम के बीच में उसका अर्थिंग वायर का प्रतिरोध होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, तो ज़मीन में जो हम लोग राड वगैरह गाड़ते हैं उसी को तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ज़मीन में जो राड वगैरह गाड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है कभी भी पेंट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, पेंटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। पेंटिंग अगर करोगे तो क्या होगा कि उसमें एक लेयर बन जाएगी। जब लेयर बन जाएगी तो एक तरह से वो रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है कभी भी पेंट नहीं करना चाहिए, पेंटिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसके बाद जो अर्थ वायर होता है, तो अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों सेम मेटल के होने चाहिए, सेम पदार्थ के बने होने चाहिए। जो अर्थिंग के लिए हम लोग वायर यूज कर रहे हैं और जो ज़मीन में हमने इलेक्ट्रोड गाड़ा है, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम मेटल के होने चाहिए। अगर ये कॉपर का है वायर तो अर्थ इलेक्ट्रोड भी क्या ऐसा होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए, मतलब सेम मेटल के होने चाहिए अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष में कम से कम एक बार सूखे मौसम में अर्थिंग प्रतिरोध को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अर्थिंग प्रतिरोध को चेक कब करना चाहिए, तो 2 साल में, कम से कम 2 साल में तो एक बार चेक ही कर लेना चाहिए कि यहाँ अर्थिंग वगैरह, अर्थ प्रतिरोध जो है उसको, मतलब कि अर्थिंग प्रतिरोध का मतलब जो तार का रेजिस्टेंस है उसको चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं तार का रेजिस्टेंस कहीं कम ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं, जैसे मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस के मान कर तुमने तार लगा दिया तो 2 साल के अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक मशीन आती है तो उससे नप जाता है कि कितने ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। तो 2 वर्ष में कम से कम एक बार सूखे मौसम में अर्थिंग प्रतिरोध को चेक करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होता है वो 1 से 3 ओम के बीच में होता है, ठीक है। भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध का मान होता है वो 1 से 3 ओम होता है, और चट्टानी भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है वो 5 से 8 ओम के बीच में होता है, ठीक है। चट्टानी भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 5 से 8 ओम होता है, ठीक है। लेड शीट केबल में यानी कि लेड शीटेड केबल को क्या करना चाहिए, आवश्यक रूप से अर्थिंग करना चाहिए। मतलब लेड शीटेड केबल क्या होता है, नमी वाले स्थानों में यूज करते हैं। लेड शीट केबल जो होती है नमी वाले स्थानों में यूज करते हैं, इसीलिए इस केबल में क्या करनी चाहिए, हमको अर्थिंग करनी चाहिए। तो वही लाइन लिखी है कि लेड शीट केबल में आवश्यक रूप से जो है हमको क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ओवरहेड लाइन में पोलों के ऊपर भी क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन में पोलों के ऊपर भी क्या करनी चाहिए, हमको अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन है यानी कि तुम ही सोचो, जैसे जो खेत वगैरह में तुम देखा होगा जो ऊपर के खूब बड़े बड़े वायर लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े तार होते हैं, 3 फेज वाली वायर होती है। तो उसमें जो पोल होते हैं तो उस पोल में क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए। तो उस पोल में अर्थिंग कर की भी जाती है, तभी तो खंभे में करंट नहीं आता है। तो वही कह रहा है कि पोलों पर क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए, तभी तो जैसे नमी वगैरह जब बरसात वगैरह होती है तब भी उस खंभे के उसमें करंट नहीं आता है, और जब कभी अर्थिंग का वायर अगर ख़राब होता है तो करंट आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन में पोलों पर अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। ओवरहेड लाइन में पोलों के ऊपर क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए। कई अर्थिंग को एक साथ अगर मान लो अर्थिंग को पैरेलल में जोड़ा है, जैसे मान लो अर्थिंग है, अब जैसे एक अर्थिंग काम नहीं कर रही है तो उसके पैरेलल में हम लोग अर्थिंग जोड़ेंगे ताकि अर्थिंग के मान को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है। पैरेलल भी करने का रीज़न है क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान कम से कम होता है। जितने ज़्यादा पैरेलल में जोड़ोगे, जितने ज़्यादा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होंगे, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, उतना ही कम होता है, क्योंकि पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जितने भी प्रतिरोध आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का जो मान है हमारा आर टोटल जो है
वो हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ करके अर्थिंग करते हैं। तो वही कह रहा है, अगर अर्थिंग को एक साथ पैरेलल में जोड़कर अर्थिंग के रेजिस्टेंस के मान को कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो वहाँ पे हम कहीं पे हमको अर्थिंग की ज़्यादा आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि पैरेलल में हम लोग अर्थिंग जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अपने हिसाब से जितनी होगी उतनी हम लोग पैरेलल में अर्थिंग जोड़ लेंगे, ताकि हमारा कम से कम रेजिस्टेंस हो जाए। और जब रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो धारा मैक्सिमम हमारी कहाँ चली जाएगी, अर्थ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो BIS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, इसमें क्या होती है, 3 व्यवस्था होती है। ब्यूरो ऑफ BIS के अंतर्गत 3 व्यवस्था होती है। एक होता है TT संयोजन, एक होता है TN संयोजन और एक होता है IT संयोजन। ठीक है, यानी कि TT कनेक्शन, TN कनेक्शन और IT कनेक्शन। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट जो हम बताए जा रहे हैं उसको पढ़ लो, समझ लो अभी के लिए। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या है ये। जैसे कि हमने बोला TN संयोजन, क्या बोला, TN संयोजन। तो इसमें TN में पहला वर्ड कौन सा है, पहला वर्ड है T और सेकंड वर्ड कौन सा है N। तो जो पहला वर्ड है ये हमको क्या बताएगा, पहला वर्ड बताएगा अर्थ और जनरेटर या ट्रांसफार्मर उनके बीच कनेक्शन को बताता है। ठीक है, जो पहला वर्ड होगा, जो पहला अक्षर होगा वो हमको अर्थ और जनरेटर के बीच कनेक्शन के बारे में बताएगा, या फिर अर्थ और ट्रांसफार्मर के बीच कनेक्शन को बताएगा, पहला वर्ड। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड इसमें क्या है, एन। तो जो सेकंड वाला लेटर है ये हमको क्या देखा बताएगा, अर्थ और कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या हुए, हम लोग उपभोक्ता हुए, अर्थ और कंज्यूमर के बीच कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि एक तार है, कोडिंग दे दी गई है। जैसे मान लो ने बोल दिया IT कनेक्शन बोल दिया, तो IT कनेक्शन में पहला वर्ड हमारा क्या है, आई। तो पहला जो लेटर है वो क्या बताएगा, अर्थ और जनरेटर के बीच कनेक्शन को बताएगा, या फिर अर्थ और ट्रांसफार्मर के बीच कनेक्शन को बताएगा। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है टी, इसमें दूसरा वर्ड क्या है, इसमें दूसरा वर्ड है हमारा टी। तो टी क्या बताएगा, टी बताएगा अर्थ और कंज्यूमर यानी अर्थ और उपभोक्ता के बीच कनेक्शन को बताएगा। ठीक है, जो हम लोग उपभोक्ता यानी जो हमारे पास तार आएगी, तो सेकंड वर्ड जो है क्या बताएगा, अर्थ और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के बीच कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, किसके बीच कनेक्शन दिखाता है, अर्थ और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के बीच कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो सेकंड लेटर क्या होता है, सेकंड लेटर यही होता है कि सेकंड लेटर जो होता है अर्थ और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के बीच कनेक्शन को दर्शाता है। इसके बाद देखो, जैसे कि मान लो ये लिखा टी वर्ल्ड, टी वर्ल्ड क्या होगा, टी वर्ल्ड क्या होगा, किसी बिंदु का अर्थ से सीधा कनेक्शन। टी बिंदु क्या होगा, किसी बिंदु का अर्थ से सीधा कनेक्शन। और आई बिंदु क्या होगा, अर्थ, ठीक है, और जनरेटर या ट्रांसफार्मर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ये बताता है हमको। ठीक है, तो जैसे कि मतलब टी है, टी वर्ल्ड क्या बताएगा, किसी बिंदु का अर्थ से सीधा कनेक्शन टी बताता है। आई क्या बताता है, अर्थ और जनरेटर या फिर अर्थ और ट्रांसफार्मर के से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आई क्या बताता है, अर्थ और जनरेटर या फिर अर्थ और ट्रांसफार्मर से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो सेकेंड लेटर में टी और एन आएगा, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट लेटर में मतलब ये बता रहा है कि जैसे मान लो TT संयोजन है, तो फर्स्ट लेटर में टी आ रहा है, तो फर्स्ट लेटर में जब टी आएगा तो ये बताएगा। ठीक है, जैसे कहीं IT कनेक्शन लिखा तो फर्स्ट लेटर में क्या है, आई है, तो आई क्या बताएगा तब, अर्थ और जनरेटर या ट्रांसफार्मर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहा है वो। इसी प्रकार से अगर सेकेंड लेटर में टी आएगा तो मतलब टी क्या बताएगा कि डायरेक्ट कनेक्शन है। और सेकेंड लेटर में जैसे मतलब TN कनेक्शन है, सेकेंड लेटर में अगर एन आएगा तो इसका मतलब वाया पी यानी कि प्रोटेक्टिव अर्थ के द्वारा संबंध की है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें बताई थी बड़ी बाउंस मार गई होंगी तुमको, तो देखते हैं ज़रा। पहला कनेक्शन है हमारा TT कनेक्शन, पहला जो कनेक्शन हमारा कौन सा कनेक्शन है, पहला कनेक्शन जो हमारा TT कनेक्शन है। ठीक है, तो TT यानी कि पहला वर्ड भी टी है और दूसरा वर्ड भी हमारा टी है। पहला वर्ड भी हमारा क्या है, टी, और दूसरा वर्ड जो है वो भी हमारा क्या है, टी है।
तो पहला वर्ड टी है, यानी कि पहला वर्ड क्या बताएगा, पहला वर्ड बताएगा अर्थ और जनरेटर के बीच सीधा कनेक्शन। तो फर्स्ट लेटर क्या बताता है, अर्थ और जनरेटर या ट्रांसफार्मर के बीच सीधा कनेक्शन। तो कोई पहला वर्ड क्या बताएगा, अर्थ और जनरेटर के बीच सीधा कनेक्शन। देखो फर्स्ट लेटर क्या बताता है, अर्थ और जनरेटर या फिर अर्थ और ट्रांसफार्मर के बीच कनेक्शन बताता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि जिसका पहला टी है, ठीक है, इसका जो पहला टी है वो क्या बता रहा है कि अर्थ और जनरेटर के बीच सीधा कनेक्शन, और दूसरा टी है वो क्या बताता है, अर्थ और कंज्यूमर के बीच सीधा कनेक्शन। ठीक है, क्या बताता है, अर्थ और कंज्यूमर के बीच सीधा संबंध को बताता है दूसरा वाला टी। ठीक है, तो देखो सेकंड वर्ड क्या होता है, अर्थ और कंज्यूमर के बीच सीधा कनेक्शन बताता है। तो वही चीज़ देखो लिखी है यहाँ पे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ तो लिखी नहीं है। तो फिलहाल ये सब चीज़ पूछता नहीं है। ठीक है, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो ये चीज़ नहीं पूछता फर्स्ट लेटर क्या है, सेकंड लेटर क्या है। ठीक है, पूछता क्या है इसमें, तो इसमें बस ये पूछेगा कि ये बताओ टीटी कनेक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो टेली कम्युनिकेशन में एग्जाम्पल में लिखेगा ऑप्शन में कि टेली कम्युनिकेशन में करते हैं, तो टीटी कनेक्शन की टेली कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो देखो अर्थिंग है तो 3 फेस तो होगा। तो देखो 3 हमारे कॉइल है, L1 लाइन, L2 लाइन और L3, और एक हमारी क्या है, न्यूट्रल की तार है। एक हमारी क्या है, न्यूट्रल की तार है, और ये हम लोग हैं उपभोक्ता, मतलब हम लोग, ये हमने चारों तार निकाल ली, यानी उपभोक्ता को दे दी। और जो उपभोक्ता ले रहा है 3 फेज उपकरण चलाता है, ठीक है, 3 फेज उपकरण जो चला रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, और इधर भी अर्थिंग है हमारी। ठीक है, तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका यूज पूछता है कि टीटी कनेक्शन का यूज कहाँ करते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो न्यूट्रल तार है हमारी, ये जो न्यूट्रल तार है, तो न्यूट्रल वायर उच्च और निम्न आवृत्ति के आवेशों को फिनिश कर देता है। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है, जो न्यूट्रल की तार होती है, वो क्या करता है, उच्च और निम्न आवृत्ति की आवाज़ों को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो क्या करता है, उच्च और निम्न आवृत्ति की आवाज़ को क्या कर देता है, ये फिनिश कर देता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टीएन कनेक्शन की। किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं टीएन कनेक्शन की बात करते हैं कि जो है हमारा टीएन कनेक्शन क्या होता है। तो देखो टीएन कनेक्शन, टीएन कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पीई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पीई का यूज करते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव अर्थ वायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव अर्थ वायर का यूज करते हैं। इसमें पीई का यूज करते हैं, यानी प्रोटेक्टिव अर्थ वायर का यूज करते हैं। पहला वर्ड क्या है इसमें, टी है, और दूसरा वर्ड क्या है, एन। तो पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, अर्थ व जनरेटर के बीच सीधा कनेक्शन बताता है। और दूसरा वर्ड क्या है, एन है, तो अर्थ और कंज्यूमर के बीच वाया पीई कनेक्शन, क्योंकि पीई का यूज कर रहे हैं ना इसमें, तो वाया पीई कनेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंडक्टर हो गए और एक हमारा न्यूट्रल हो गया। ये हम लोग उपभोक्ता यहाँ से ले लिए, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ पे भी अर्थिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आईटी कनेक्शन की। किसकी बात करते हैं, आईटी कनेक्शन। तो नाम से क्लियर है, पहला वर्ड हमारा क्या है, आई। तो पहला वर्ड क्या बताता है, अर्थ या ट्रांसफार्मर, अर्थ और ट्रांसफार्मर या फिर अर्थ और जनरेटर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, यही तो बताता है पहला वर्ड आई के लिए। ठीक है, देखो ना उसमें फर्स्ट लेटर में अगर आई हो तो देखो हमने बताया था, ये रहा हमारा फर्स्ट लेटर में अगर हमारा आई हो तो वो क्या बताता है, अर्थ और जनरेटर या ट्रांसफार्मर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है आईटी कनेक्शन में। ठीक है, तो आईटी कनेक्शन में आई क्या बताता है, अर्थ एंड ट्रांसफार्मर व जनरेटर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद टी क्या बताता है, टी बताता है कि अर्थ और कंज्यूमर के बीच कोई कनेक्शन है, अर्थ और कंज्यूमर के बीच कनेक्शन है। ठीक है, ये टी क्या बताता है कि अर्थ और कंज्यूमर के बीच, यानी कि अर्थ और उपभोक्ता के बीच कनेक्शन है।
ठीक है। ये हमारा होता है 3 लाइनें L1 L2 L3। ठीक है, ये हमारी कॉइल है जनरेटर ट्रांसफार्मर की। ये उपभोक्ता हो गया, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा इस तरह से। इसमें देखो न्यूट्रल की तार नहीं है, इसमें जो है हम लोग न्यूट्रल की तार का यूज नहीं किए हैं, तो इसमें न्यूट्रल का वायर नहीं होता है। यह आईटी कनेक्शन एक हाई इम्पीडेंस कनेक्शन होता है। ठीक है, आईटी कनेक्शन जो होता है कैसा कनेक्शन होता है, हाई इम्पीडेंस कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यह आईटी कनेक्शन जो है एक कैसा होता है, हाई इम्पीडेंस कनेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो अर्थिंग के वायर का कभी कभी कलर पूछ लेता है, तो अर्थिंग के वायर का जो कलर होता है, जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी कि भूरा हरा होता है। ठीक है, अर्थिंग के वायर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है अर्थिंग के वायर का कलर। ठीक है, अब देखो अर्थिंग का जो वायर है उसका हमने बताया था प्रतिरोध होता है। ठीक है, अर्थिंग वायर है तो उसका प्रतिरोध भी होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि भू संयोजन का प्रतिरोध हमको घटाना है। क्या करना है, अर्थिंग के वायर के रेजिस्टेंस के मान को अगर हमको घटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो भू संयोजन का प्रतिरोध घटाना। भू संयोजन का प्रतिरोध घटाना किस तरह से हम लोग प्रतिरोध घटाएंगे, तो देखो पहला पॉइंट है, छड़ के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में कोयला और नमक डालकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, छड़ के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में कोयला और नमक डालकर हम लोग भू संयोजन के प्रतिरोध को घटा सकते हैं। तो छड़ के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में कोयला और नमक डालकर भू संयोजन के प्रतिरोध को घटा सकते हैं। और क्या करना चाहिए, समय समय पर पानी डालना चाहिए ताकि नमी बनी रहे। ठीक है, समय समय पर क्या करना चाहिए, समय समय पर हमको पानी डालते रहना चाहिए ताकि नमी हमारी बनी रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि डबल अर्थिंग सेपरेटली होनी चाहिए। जैसे डबल हम लोग अर्थिंग करते हैं, डबल अर्थिंग कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि सेपरेटली होनी चाहिए। मतलब डबल अर्थिंग जो करते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो डबल अर्थिंग जो होती है वो हमारी सेपरेटली होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है, यानी कि डबल अर्थिंग करोगे तो 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, डबल अर्थिंग करोगे तो 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो है वो 2 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो है 2 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अर्थ वायर को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग करनी चाहिए। अर्थ वायर को, यानी कि जो अर्थिंग के लिए हम लोग वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अर्थ वायर को, मतलब उस वायर को क्या करना चाहिए, अर्थ प्लेट से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे वायर, जैसे अर्थ की जो प्लेट है, अब इसको ऐसे तो कर नहीं दोगे कि हाँ चलो हो गया, तो इसमें या तो छेद करो, नट बोल्ट के माध्यम से जोड़ो, या फिर क्या कर दो उसकी सोल्डरिंग कर दो, तभी तो तार जुड़ पाएगा प्लेट से। तो वही चीज़ कह रहा है, अर्थ प्लेट को, अर्थ वायर को, अर्थ वायर को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सोल्डरिंग करनी चाहिए, या फिर पीतल के नट बोल्ट का यूज करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, पीतल के नट बोल्ट का यूज करना चाहिए। मतलब ये सब क्या है कि एक बार पढ़ते चले जाओ दिमाग में, ये सब चीज़ें क्या है, दिमाग रट नहीं पाओगे, इनको पढ़ते चलो जाओ, दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी अपने आप, और क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो उसको। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड को जंग से बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन के रूप में भी नहीं लिख सकते, इसको क्या है, लिखते अपना हर बार पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, ऑप्शन आएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भू संयोजन का प्रतिरोध कैसे घटाना है। अब देखो पाँचवा पॉइंट क्या है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को जंग से बचा कर रखना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड पर जो है हमारी जंग नहीं लगना चाहिए, जंग लग जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा और जो धारा है हमारी कम जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को बड़ा ही क्लियर रखना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड को जो है कैसा रखना चाहिए, जंग से बचा करके रखना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, तड़ित चालक की, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, लाइटिंग अरेस्टर, यानी कि तड़ित चालक की बात करते हैं। तो देखो तड़ित चालक क्या होता है कि बादल जब
आपस में घर्षण करते हैं, नहीं बादल जो है जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, ये हमारे बादल है, ठीक है, जब ये आपस में दो बादल हैं, ये दो बादल जब आपस में टक्कर करेंगे तो क्या होगा, हमारी बिजली उत्पन्न होती है। तो यही बिजली क्या होती है, ज़मीन में गिरती है, आके नहीं देखते हो बिजली कड़कती है तो ज़मीन पे गिर जाती है। तो ये बिजली मकान वगैरह पे ना गिरे तो उसके लिए क्या करते हैं, मकान के ऊपर क्या करते हैं, एक त्रिशूल टाइप का यंत्र लगा देते हैं। जैसे कि ये बिजली गिरेगी तो बिजली गिरेगी तो त्रिशूल क्या होता है, तिरछा होता है, ऐसे त्रिशूल होता है। तो जैसे बिजली गिरेगी, जैसे मान लो बिजली आई तो इस पर गिरेगी तो त्रिशूल क्या होता है, टेढ़ा टेढ़ा होता है। तो ये बिजली क्या करेगी, छत पे नहीं आएगी, सीधा क्या करेगा, इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मान लो इस तरह से बिजली गिर रही है तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और ये वापस इस पर टकराएगी और ये वापस क्या चलेगी, ऐसे वापस जाके ज़मीन में गिरेगी जाके। और जो इस पर टकराई है, ठीक है, तो ये जो करंट है, ये इस करंट इस त्रिशूल को क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर के माध्यम से इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो इस त्रिशूल में जितनी भी धारा हमारी आई है वो क्या होती है, इसी वायर के माध्यम से ज़मीन में क्या चली जाती है, और जिससे कि हमारे घर में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और घर में क्या होता है, दरारें वगैरह नहीं पड़ती हैं, जो घर वगैरह भी टूट जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बादल जब आपस में घर्षण करते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। यह जो है, जो ये बिजली उत्पन्न होती है वो कितने एम्पियर की धारा दे सकती है, तो ये 2000 से 5 एम्पियर, 2000 से 5000 एम्पियर तक की धारा को दे सकता है, ठीक है। यह 2000 से 5 एम्पियर तक की हो सकती है धारा। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तड़ित चालक का यूज करते हैं, ठीक है। इसी से बचने के लिए हम लोग तड़ित चालक का यूज करते हैं। तड़ित चालक मतलब इसी वायर को क्या बोल दिया गया है, तड़ित चालक बोल दिया गया है, ठीक है। अब जानते हो, इतना तो जान ही गए हो कि जो अर्थिंग है वायर है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम से कम होना चाहिए। वही लिखा है इसमें, एक लो रेजिस्टेंस का अर्थ तार जुड़ा होता है जिसके माध्यम से करंट जो है वो कहाँ चली जाती है, ज़मीन में चली जाती है। जिसके माध्यम से जो करंट है वो कहाँ चली जाती है, जिसके माध्यम से करंट जो होती है वो हमारी ज़मीन में चली जाती है, ठीक है। अब देखो, अर्थिंग में लीकेज करंट का मान का पता लगाने के लिए हम लोग दो सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थिंग में लीकेज करंट के मान का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सर्किट ब्रेकरों का यूज करते हैं। कौन से दो सर्किट ब्रेकर, एक होता है हमारा ELCB और दूसरा होता है हमारा RCCB। ELCB यानी कि फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और RCCB का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्या, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ELCB जो होता है वो क्या होता है, ये 100 मिली एम्पियर पर काम करता है, ठीक है। जो ELCB सर्किट होता है ये 100 मिली एम्पियर पर काम करता है, ठीक है। जो RCCB होता है ये हमारा 30 मिली एम्पियर पे काम करता है, ठीक है। जो हमारा RCCB जो होता है वो हमारा क्या होता है, 30 मिली एम्पियर पर काम करता है, ठीक है। जो लाइटिंग अरेस्टर होते हैं हमारे, वो सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, ठीक है, जो हमारे लाइटिंग अरेस्टर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। इसके बाद देखो, न्यूट्रल का कलर जान लेते हैं। अगर थ्री वायर सिस्टम है, अगर हमारा थ्री वायर सिस्टम है, तब हमारा जो न्यूट्रल का कलर होगा, वो कैसा होता है, ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है, ठीक है। तो थ्री वायर सिस्टम अगर है तो न्यूट्रल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, 4 वायर सिस्टम अगर है, ठीक है, अगर तुम्हारा 4 वायर सिस्टम है तो उसमें जो न्यूट्रल का कलर होगा वो कैसा होगा, हमारा ब्लैक होगा, ठीक है। 4 वायर सिस्टम है तो उसमें जो है न्यूट्रल का जो कलर है वो कैसा होगा, हमारा ब्लैक होता है, ठीक है। इसके बाद सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम अगर है, ठीक है, अगर सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है तब हमारा जो उसमें न्यूट्रल का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और जो फेज के कलर है ये तो फिक्स है, ये परिवर्तित नहीं होते। फेज के 3 रंग होते हैं, RYB बोलते हैं,
यानी कि रेड, येलो और ब्लू, ये नहीं चेंज होते। लेकिन ये जो 3 हैं इसमें क्या होता है, सिस्टम के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम है तब न्यूट्रल का जो कलर है ब्लू होगा, और 3 फेज 4 वायर हो या फिर सिंगल फेज 2 वायर हो तब हमारा न्यूट्रल का कलर जो होता है क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो बस ये पहला वाला याद रखना है कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम अगर है तो न्यूट्रल हमारा ब्लू होगा, नहीं तो बाकी 3 फेज 4 वायर हो चाहे सिंगल फेज 2 वायर हो उसमें जो न्यूट्रल का कलर है वो हमारा कैसा होता है, ब्लू होता है। उसमें जो न्यूट्रल का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, अब देखो अगर नमी वाली भूमि है, ठीक है, तो नम भूमि यानी कि नमी वाली भूमि का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 3000 ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो नम भूमि के प्रतिरोध का जो मान होता है, नम भूमि के प्रतिरोध का जो मान होता है वो 3000 ओम सेंटीमीटर होता है, और शुष्क भूमि का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। ठीक है, शुष्क भूमि का प्रतिरोध अधिक होगा। तुम्हें ये तो बात तो समझ में आ रहा होगा यार, सूखी ज़मीन है तो उसका प्रतिरोध तो ज़्यादा होगा, और जो गीली ज़मीन उसका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि 3000 ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वही चीज़ है, गीली अवस्था में मनुष्य का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, और सूखी अवस्था में कितना होता है, 50,000 ओम तक की होता है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है वो हमने क्वेश्चन के थ्रू ही लिखे हैं। क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा क्वेश्चन तुमको मिलेगा कि एल्यूमिनियम के अर्ध सातत्य चालक का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्यूमिनियम के अर्ध सातत्य चालक का न्यूनतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के अर्ध सातत्य चालक का न्यूनतम आकार जो है वो 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर एक तरह से रट्टू होता है, इसको याद ही करना है, समझ लो, बाकी कुछ सीखने लायक इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा। इसके बाद परिपथ में 2.5 mm² के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्ध सातत्य चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है, तो 1 mm² की होती है। कितनी होती है, 1 mm² की होती है। तो परिपथ में 2.5 mm² के कॉपर चालक के लिए, यानी कि जैसे हमारा जो सर्किट कहीं लगा हुआ है उसमें जो कॉपर चालक का जो तार है उसका जो एरिया है वो 2.5 mm² है, तो वही कह रहा है उसमें अगर हमको अर्थिंग करनी है, उसमें अगर अर्थिंग करनी है तो अर्थिंग चालक का जो तार होगा, यानी अर्थिंग जो चालक यूज कर देंगे उस चालक का जो तार होगा, ठीक है, जो अर्थिंग करेंगे उस चालक अर्थिंग जो करेंगे तो उस चालक का जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई का कितना होगा, तो 1 mm² हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा होगा ये। इसके बाद घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तांबे का न्यूनतम आकार जो है वो कितना होना चाहिए, 2 mm² होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो घरेलू वायरिंग में जो अर्थिंग करेंगे, ठीक है, घरेलू वायरिंग में जो अर्थिंग करेंगे तो घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार, यानी कि जो तांबे का तार यूज करते हैं अपने घरों में, तो प्रयुक्त तार का जो न्यूनतम आकार होता है वो कितना होना चाहिए, 2 mm² होना चाहिए। जो अर्थिंग तार है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2 mm² होगा। ठीक है, 2 mm² होगा। अर्धचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अर्धचालक, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा इसको। ठीक है, तो अर्धचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा होता है, स्कारफर्ड जोड़ होता है। ठीक है, अर्धचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा है, तो अर्धचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ होता है स्कारफर्ड जोड़ होता है। ठीक है, देखो अर्थ टेस्टर जो होता है, ठीक है, जिससे हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं, नहीं बोला था एक उपकरण होता है, तो अर्थिंग को नापने के लिए किस यंत्र का यूज करोगे, अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थिंग को नापने के लिए किस यंत्र का यूज करोगे, तो अर्थिंग को नापने के लिए हम लोग अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य। ठीक है, अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, डीसी को एसी सप्लाई में बदलना होता है। ठीक है, अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक, ठीक है, धारा प्रत्यावर्तक का कार्य क्या होता है,
धारा प्रत्यावर्तक का काम होता है डीसी को एसी सप्लाई में बदलना। ठीक है, अब देखो आईई रूल के अनुसार, ठीक है, आईई रूल के अनुसार कितने भार के ऊपर के लिए ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो 5 किलो वाट के ऊपर का भार जहाँ भी होगा, 5 किलो वाट के ऊपर का भार जहाँ भी होगा वहाँ पे हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, ईएलसीबी, ठीक है, टेस्ट का यूज करेंगे जहाँ पर 5 किलो वाट से ज़्यादा का भार होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, 5 किलो वाट के ऊपर का जहाँ भार होगा उसके लिए हम लोग ईएलसीबी टेस्ट का यूज, सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो कभी कभी डायरेक्ट इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए, कार्यशाला में हमको प्रकाश करना है, रोशनी करनी है, तो कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए किस किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग की व्यवस्था की जाती है। तो कार्यशाला में, कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए, कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए किस किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग। किसको प्राथमिकता देंगे, सरफेस कंड्यूट वायरिंग का जो यूज है, ठीक है, कहाँ करते हैं हम लोग, कार्यशाला में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो वायरिंग का क्वेश्चन लिख रखा है हमने कि पूछ लेगा वर्कशॉप या कार्यशाला में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग की जाती है। तो कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए किस किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दोगे, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग की को प्राथमिकता देंगे। अब कह रहा है दो भू संपर्कन इलेक्ट्रोडों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक अर्थिंग ये है, जैसे मान लो दूसरी अर्थिंग करें तो इसी के पैरेलल में करेंगे। जैसे मान लो हमने 4 अर्थिंग कर दी पैरेलल में, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी, तो वही कह रहा है कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में कितने मीटर का गैप होना चाहिए, 2.5 मीटर का गैप होना चाहिए दो इलेक्ट्रोडों के बीच में। तो ये वही लाइन लिखी है कि दो भू संपर्कन इलेक्ट्रोडों के बीच में न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर की होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो VIR वायरों में, ठीक है, VIR यानी कि वैल्केनाइज इंडियन रबड़, VIR मतलब कि क्या हुआ, वैल्केनाइज इंडियन रबड़। तो VIR वायरों में कॉपर चालक सदैव टिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या उद्देश्य है कि VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिल्ड क्यों किया जाता है। ठीक है, VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिल्ड क्यों किया जाता है, तो VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिल्ड किया जाता है, क्यों किया जाता है कि कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए। ठीक है, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VIR वायरों के में कॉपर चालक को सदैव क्या किया जाता है, टिल्ड किया जाता है, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि जब बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब क्या होता है, तो जब बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब कोर के केंद्र से अधिक निक्षेप होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब कोर के केंद्र से निक्षेप कैसा होता है, तो तब हमारा कोर के केंद्र से निक्षेप जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये समझो कि जब कह रहा कि बड़े सतह, जैसे कोई इलेक्ट्रोप्लेट है और जैसे मान लो 90x90 साइज का है, जब हमें पता ना अगर साइज भी बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ऐसे मतलब ज़्यादा अर्थिंग की जरूरत पड़ रही तो 90 90 साइज का है। तो वही कह रहा है जब बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब कोर में केंद्र से अधिक निक्षेप होगा। ठीक है, जैसे केंद्र में जो निक्षेप होता है और ये जो कोर है, ये हमारी कोर है, तो कोर में जो है अधिक निक्षेप होगा किसमें, केंद्र की अपेक्षा। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा है, निक्षेप होगा।
वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? तो वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ क्या होता है? वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ ये होता है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। क्या मतलब? जैसे मान लो कि वायर है, इस पर लिखा है 25 kV, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 kV तक की धारा को बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। तो वही जो लिखा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ ये होता है कि तार बिना किसी दी गई बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। जैसे एक वायर है, इस पर लिखा है 750 वोल्ट, तो मतलब इस वायर की औकात इतनी है, 750 वोल्ट तक की दोगे तब तक ये वायर काम करेगा। और जहाँ तुमने 751 वोल्ट कर दिया तो तार क्या होगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रखा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ ये होता है कि तार बिना किसी नुकसान यानी कि बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को क्या करेगा? झेल लेगा। ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध है सामान्य भूमि में जो है 3 ओम प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद भवनों में अर्थ लाइन के लिए तांबा धातु तार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। भवनों में अर्थ लाइन के लिए तांबा धातु तार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। भवनों में अर्थ लाइन के लिए क्या करना चाहिए? तांबा धातु तार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये था अपना अर्थिंग वाले चैप्टर की थ्योरी थी। ठीक है। अब इस थ्योरी को कायदे से बिल्कुल रट्टाफिकेशन मारो। इसके बाद जुगल सर वाली बुक से अर्थिंग वाला चैप्टर, भू संपर्कन वाला चैप्टर लगाओ। ठीक है। उसके बाद मैं उसके वीडियो का सलूशन देता हूँ। ठीक है। चलो बाय।